Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 15 December 2022. Let's begin today's MCQ class for upcoming nursing recruitment exams. First question is temperature exposure indicator of a vaccine is. इनमें से वैक्सीन पर लगे टेम्परेचर एक्सपोजर इंडिकेटर को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वीवीएम, ऑप्शन बी वीएपी, ऑप्शन सी वीएमवी, ऑप्शन डी वीटीआई। बेसिक बट इंपॉर्टेंट। सिंपली अगर आप इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई किया जाए तो आपने जब प्लस पोलियो प्रोग्राम के अंदर ड्यूटी की थी तो उस दौरान आपने जब पोलियो की वाइल को देखा होगा तो उसके ऊपर इस प्रकार का स्टिकर लगा होता है, लेबल लगा होता है, जिसके ऊपर इस प्रकार की स्ट्रक्चर से कलर्ड डायग्राम बना होता है, कलर्ड स्ट्रक्चर देखी जाती है। इसे क्या कहा जाता है सिंपली आपको ये बताना है। Yes, exactly. The right answer is option A. It is called VVM. VVM का फुल फॉर्म होता है वैक्सीन वाइल मॉनिटर। वैक्सीन वाइल मॉनिटर, इसके अंदर एक हीट सेंसिटिव मटेरियल लगा होता है। हीट सेंसिटिव मटेरियल लगा होता है जो कि वैक्सीन के ज़्यादा टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने पर कलर चेंज कर लेता है, जिसके बिहाफ पर हम ये पता कर सकते हैं कि वैक्सीन यूज़ लेने लायक है या नहीं, सही है, खराब तो नहीं हुआ। इस तरह से इसका पर्पस होता है। एक बार फिर से समराइज करते हैं सारी चीज को। किसी भी वैक्सीन वाइल के ऊपर एक टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल से बनी चिप लाइक सब्सटेंस लगी होती है जो कि टेम्परेचर का एक्सपोजर मिलने पर अपने कलर में बदलाव करके हमें ये बताती है कि ये वैक्सीन अब उपयोग योग्य है या नहीं। इस पूरे प्रोसेस को हम वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग के नाम से जानते हैं और यहाँ पर जो सब्सटेंस लगा होता है उसे वीवीएम या वैक्सीन वाइल मॉनिटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a patient who is febrile may lose body heat through perspiration. The nurse recognizes that this is an example of what mechanism of heat loss? एक व्यक्ति जिसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने पर उसकी बॉडी के द्वारा पर्सपिरेशन किया जाता है, यानी कि स्वेट का सिक्रीशन किया जाता है, पसीने का सिक्रीशन किया जाता है और इस पसीने के बॉडी से निकलने के बाद बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है, उसे गर्मी से कुछ राहत मिलने लगती है। बॉडी द्वारा पर्सपिरेशन के थ्रू बॉडी टेम्परेचर को कम करना हीट लॉस का कौन सा मेथड कहलाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इवोपरेशन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन, ऑप्शन डी कंडक्शन। बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीट लॉस के डिफरेंट मेथड्स को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इवोपरेशन। इवोपरेशन शब्द का हिंदी मीनिंग यदि आप समझेंगे तो उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। किसी भी जगह मौजूद लिक्विड कंटेंट को गैस कंटेंट में कन्वर्ट कर देना हीट लॉस का मेथड है और इसे आप इवोपरेशन कहते हैं। जब आपकी बॉडी में
बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, आपको गर्मी लगती है, तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी की स्वेट सेल्स स्वेट का सिक्रीशन करती हैं और बॉडी पर आए इस स्वेट को बॉडी हीट के द्वारा एयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि हीट लॉस हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। रिमेनिंग सभी ऑप्शंस की भी बात की कर ली जाए, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हीट लॉस का वह मेथड है जिसमें एयर करंट्स के कांटेक्ट में आकर हीट लॉस होता है। जैसे कि आप रूम में फैन ऑन करके बैठे हैं, तो फैन के घूमने पर एयर करंट्स आपके आसपास होकर निकलते हैं, जिससे आपकी बॉडी टेम्परेचर कम रहता है और आपको गर्मी नहीं लगती। तो हीट लॉस का ये मेथड कन्वेक्शन लॉस मेथड कहलाता है। इसके बाद ऑप्शन सी के अंदर बताया गया है रेडिएशन मेथड। इसे प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये मोस्ट कॉमन हीट लॉस मेथड के रूप में भी जाना जाता है। रेडिएशन टाइप के मेथड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा हमारी बॉडी से हीट लॉस करवाया जाता है। और आखिरी में जो फोर्थ नंबर पर है कंडक्शन मेथड, ये वह मेथड है जिसमें बॉडी से दूसरे किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने पर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ टेम्परेचर का शिफ्टिंग होता है और इस तरह से हीट लॉस देखने को मिलता है। कंडक्शन का मतलब है दो चीजों का आपस में कांटेक्ट में आने पर जिस जगह हाई टेम्परेचर होगा वहां से एनर्जी या हीट लो टेम्परेचर वाले एरिया में शिफ्ट होगी और ऐसा होते हुए दोनों जगह इक्वल टेम्परेचर हो जाएगा और हीट लॉस का ये मेथड कंडक्शन मेथड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग राजस्थान CHO एग्जाम। एक्सोगैमी इज डिफाइंड एज। एक्सोगैमी टर्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कंपैशनेट मैरिजेस, ऑप्शन बी मैरिजेस आउटसाइड अ ग्रुप, ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल मैरिजेस, ऑप्शन डी मैरिजेस विद इन द ग्रुप। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मैरिजेस आउटसाइड अ ग्रुप। किसी एक ग्रुप से बाहर यदि मैरिज होती है तो उसे हम एक्सोगैमी टर्म द्वारा डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a patient's blood pressure is 83/50, calculate its mean arterial blood pressure। किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर दिया गया है आपको 83/50। अब आपको इसका मीन एट्रियल ब्लड प्रेशर नोट करना है, पता करना है। Put your answers into the comment section after calculating this. अगर आपको मीन एट्रियल प्रेशर यानी मीन एट्रियल ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का ट्वाइस ऐड करेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में और इसे डिवाइड करेंगे 3 से। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में दी गई वैल्यूज के हिसाब से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 50 और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 83। तो और इससे डिवाइड किया जाएगा 3 से। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 61 mm ऑफ Hg एंड इसके हिसाब से ऑप्शन 3 करेक्ट माना जाएगा। सो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 83/50 है तो उसके अंदर मीन एट्रियल ब्लड प्रेशर 61 mm ऑफ Hg
होगा। एक बार फिर से देखिएगा फॉर्मूला को, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डबल करके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में को उसमें ऐड करना है और 3 से फिर इसे डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज blood clots floating in the circulation blood known as। अगर कोई ब्लड क्लॉट ब्लड वेसल में ब्लड के साथ फ्लो हो रहा है, बह रहा है, तो इसे किस टर्म द्वारा बताया जाएगा? एम्बोलाई, थ्रोम्बस, प्लेग, एन्यूरिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक है। इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर हम दो ब्लड वेसल्स के डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर इस चीज को समझेंगे। अगर मान लीजिए कंडीशन 1 के अंदर कोई अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल है या कोई ब्लड क्लॉट है जो आकर अचानक इस ब्लड वेसल पर एक जगह पर अडेयर हो जाता है, चिपक जाता है, और जिसके कारण ब्लड फ्लो पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहा, कुछ ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो इस प्रकार का जो क्लॉट है जो कि ब्लड वेसल पर एक जगह चिपका हुआ है, इसे हम थ्रोम्बस के नाम से जानते हैं। अगर कोई ब्लड क्लॉट ब्लड वेसल में एक ही जगह पर चिपका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो इसे हम थ्रोम्बस कहते हैं। यहाँ पर याद रखने का तरीका है, यहाँ पर TH से थ्रोम्बस वर्ड शुरू होता है और आप इसे ठहरा हुआ भी याद रख सकते हैं। थ्रोम्बस ठहरा हुआ। वहीं अगर एक ऐसा ब्लड क्लॉट है जो कि ब्लड वेसल में ब्लड के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर रहा है, फ्लो हो रहा है, यानी कि मोबाइल है, चल फिर रहा है, तो इसे हम ई एम्बोलाई के नाम से जानते हैं। मोबाइल शब्द का मतलब चलने फिरने वाला होता है, जिसमें मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है, उसे कहा जाता है। तो एम्बोलाई मूवमेंट करने वाला ब्लड क्लॉट है, जबकि थ्रोम्बस जो है ठहरा हुआ ब्लड क्लॉट होता है। इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर अब आप आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, इट इज एम्बोलाई। एन्यूरिज्म की बात की जाए तो किसी भी ब्लड वेसल, जैसे कि मान लीजिए डायग्राम के थ्रू समझिए, ये कोई आर्टरी या कोई ब्लड वेसल है और ये मान लीजिए इसके एक पॉइंट से हल्की सी कमजोर है। यहाँ पर जो इसकी दीवारें हैं हल्की सी कमजोर हैं, और इन कमजोर दीवारों पर जब लगातार ब्लड का प्रेशर पड़ेगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, तो इस दबाव के कारण ये इस कमजोर हिस्से वाले एरिया से ब्लड वेसल फूल जाएगी, गुब्बारे की तरह मोटी हो जाएगी, और इसी कंडीशन को हम एन्यूरिज्म के रूप में जानते हैं। ये एब्डोमिनल एरिया में हो सकती है, ब्रेन वाले एरिया में हो सकती है, और एक समय के बाद ब्लड वेसल लगातार फैलने के बाद फट जाती है, जिससे सीवियर ब्लीडिंग होती है और क्लाइंट को स्ट्रोक जैसी या हेमरेज के कारण उसकी डेथ तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the nurse is caring for a patient admitted with multiple trauma, fracture including pelvis, femur, ulna. Which finding should be reported to physician immediately? आप ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी पर हैं, अचानक एक ऐसा पेशेंट आता है जिसमें मल्टीपल ट्रॉमा है, यानी बहुत सारी जगह इंजरी हुई है। इस पेशेंट के पेल्विस एरिया में फ्रैक्चर है, फीमर बोन फ्रैक्चर है और अल्ना बोन फ्रैक्चर है। इस पेशेंट के अंदर इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी कंडीशन मिलने पर आप तुरंत फिजिशियन को रिपोर्ट करेंगे? ऑप्शन ए हेमेचूरिया, ऑप्शन बी मसल स्पाज्म, ऑप्शन सी डिजीनेस, ऑप्शन डी नोजिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हीमेचूरिया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस क्लाइंट के अंदर पेल्विक एरिया के अंदर फ्रैक्चर है। इस पेशेंट के पेल्विस एरिया के अंदर फ्रैक्चर है
और हो सकता है इस फ्रैक्चर के बाद यहाँ की कोई बोन पेनिट्रेट करते हुए ब्लैडर के अंदर चली गई हो, ब्लैडर को ट्रॉमा कर गई हो, जिसके कारण ब्लैडर के अंदर ब्लीडिंग हो रही है और इस ब्लीडिंग का यूरिन के साथ बाहर आना ही हीमेचूरिया कहलाता है। तो हम ये देखेंगे कि पेशेंट में पेल्विस फ्रैक्चर के बाद यूरिन में यदि ब्लड आ रहा है तो हो सकता है क्लाइंट का ब्लैडर भी परफोरेटेड हो गया हो, डैमेज हो गया हो और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। ये चीज हमें तुरंत फिजिशियन को रिपोर्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा मसल स्पाज्म, डिजीनेस और नोजिया ये सभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती। डिजीनेस शब्द का सिंपल मतलब होता है कि चक्कर आना, वर्टिको लाइक कंडीशन फील होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ड्राइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ, इनमें से किस एरिया में इन्फ्लेमेशन का होना कॉन्ड्राइटिस कहलाता है? बोन, वेसल, कार्टिलेज, टीथ। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। कार्टिलेज के अंदर इन्फ्लेमेशन का होना कॉन्ड्राइटिस कहलाता है। किसी भी शब्द के पीछे यदि आइटिश वर्ड लग जाए तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डल साउंड heard during chest percussion, it is due to the presence of, चेस्ट परक्यूशन करने पर डल साउंड का आना किस कंडीशन की प्रेजेंस को बताता है? मास, फ्लूइड, बोन, एयर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि परक्यूशन शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। जब आप किसी भी बॉडी एरिया पर टैपिंग करते हैं तो उससे कोई साउंड प्रोड्यूस होता है। उस साउंड को सुनकर क्या कंडीशन हो सकती है, इससे निर्धारित करना परक्यूशन कहलाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, आप क्लाइंट के चेस्ट पर परक्यूशन कर रहे हैं, यानी क्लाइंट के चेस्ट एरिया पर हल्का हल्का टैप कर रहे हैं, मार रहे हैं और चेस्ट पर इस तरह से टैपिंग करने से जो साउंड जनरेट हो रहा है वो डल टाइप का है। और इस ये साउंड किस कंडीशन की प्रेजेंस को बताता है, ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मास। पेशेंट के चेस्ट एरिया पर टैपिंग करने से अगर डल साउंड बनता है तो इसका मतलब है चेस्ट के अंदर, चेस्ट के नीचे लंग्स में किसी प्रकार का मास लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एग्जैक्टली यदि देखा जाए तो परक्यूशन का इस्तेमाल एब्डोमेन और थोरैक्स एरिया की किसी कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। बेसिक बात की जाए तो टोटल 4 प्रकार के परक्यूशन साउंड्स जनरेट होते हैं, जिनमें रेजोनेंट होता है, हाइपर रेजोनेंट होता है, इसके अलावा स्टोनी होता है और आखिरी में डल होता है। और जब भी डल साउंड आपको किसी जगह पर परक्यूशन करने पर सुनाई दे तो इसका मतलब है कि उस सरफेस पर कोई ना कोई मास मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, symptom associated with polycythemia in children is, अगर किसी बच्चे को पॉलीसाइथीमिया कंडीशन हो जाए तो उसमें कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? ऑप्शन ए, कार्डियोमिगैली, ऑप्शन बी, पॉलीयूरिया, ऑप्शन सी, एडिमा, ऑप्शन डी, फ्लस्ड फेस।
इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम बात करते हैं कि पॉलीसाइथीमिया कंडीशन एग्जैक्टली होती क्या है। अगर किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये कंडीशन पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। हीमोग्लोबिन का लेवल अचानक से शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाना पॉलीसाइथीमिया कंडीशन कहलाती है। अब इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर अचानक प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड प्लाज्मा कम हो गया तो भी एचबी लेवल बढ़ जाएगा, या हो सकता है अचानक आरबीसी सेल का नंबर इंक्रीज हो गया तो भी यहाँ पर हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाएगा। आरबीसी सेल्स के ऊपर ही हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इस चीज को आप जानते ही हैं। अगर इस डिजीज के पॉलीसाइथीमिया कंडीशन के प्राइमरी कॉज की बात की जाए तो ये अननोन होता है, और कुछ डिजीजेस जैसे कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड, सर्कुलेशन से रिलेटेड या कैंसर कंडीशंस के अंदर ये सेकेंडरी सिम्टम के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client who is unconscious needs frequent mouth care. When performing mouth care, the best position of the client is। किसी अनकॉन्शियस पेशेंट यानी बेहोशी की हालत में पेशेंट है, उसमें आपको माउथ के केयर करवानी है, ओरल केयर करवानी है, तो इसके लिए कौन सी पोजीशन उसे दी जाएगी? सुपाइन, सेमी फॉबलर्स, साइडलाइन या ट्रेंडलबर्ग? बेसिक बट इंपॉर्टेंट, आईसीयू आदि के अंदर एडमिट पेशेंट जो कि बेहोशी की हालत में होते हैं, कोमा में होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, उनमें रेगुलर माउथ केयर करवाना आवश्यक होता है। और ऐसे पेशेंट में जब भी हमें ओरल केयर, ओरल वॉश, माउथ वॉश करवाना हो, उसके लिए साइड लाइन पोजिशन बेस्ट मानी जाती है। साइड लाइन पोजिशन का मतलब है क्लाइंट को करवट दिलाकर उसका ओरल केयर करवाना। करवट दिलाने से, साइडलाइन पोजीशन देने से जितना भी सॉल्यूशन आप माउथ में केयर के लिए इंसर्ट करेंगे वो वापस ग्रेविटी के कारण माउथ से बाहर एक तरफ आ जाएगा। इस सॉल्यूशन के अंदर की तरफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाने की संभावना इस पोजीशन में देने के बाद खत्म हो जाती है। अदरवाइज आपने अगर क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन देकर ओरल केयर देनी चाहिए तो सारा जो भी आप लिक्विड कंटेंट, माउथ वॉश वगैरह मुंह में डालेंगे वो सीधे क्लाइंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा, लंग्स तक जाएगा और क्लाइंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, हो सकता है क्लाइंट की डेथ भी हो जाए। So always prefer sideline position while giving mouth care to unconscious patients. Next question. Which gauze piece is used between lips and ET tube? किसी पेशेंट में एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी हुई है। अब इस पेशेंट में ईटी ट्यूब और लिप्स के बीच में किस तरह का गॉज पीस इस्तेमाल करना सबसे सही माना जाएगा? ऑप्शन ए वेट गॉज पीस, ऑप्शन बी ड्राई गॉज पीस, ऑप्शन सी एनी ऑफ द अबव, ऑप्शन डी स्टेराइल वेट गॉज पीस। एंडोट्रेकियल ट्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है नॉर्सेट एग्जाम्स के लिए। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। जब भी किसी पेशेंट में आप एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाते हैं तो इस पेशेंट में एंडोट्रेकियल ट्यूब और लिप्स के बीच में हमेशा आपको ड्राई गॉज रखना चाहिए। अगर आप क्लाइंट में वेट गॉज रखते हैं तो इससे वहाँ की जो स्किन है वो मॉइस्चर ज़्यादा मॉइस्ट होगी और फ्रिक्शन के कारण वहां पर स्किन डैमेज हो सकती है, इन्फेक्शन ग्रो हो सकता है, तो इस वजह से हम ड्राई गॉज को प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसस इज टेकन यूजुअली इन एवरी।
कितने सालों में एक बार जनगणना होती है, सेंसस होती है? हर 2 साल में, 10 साल में, 1 साल में, 5 साल में? The right answer is option B, 10 years. हर 10 साल में एक बार कंप्लीट सेंसस होती है, जनगणना होती है। भारत में सबसे पहले 1881 में सेंसस हुआ था, उसके बाद लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, RCH program was launched in RCH प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम किस ईयर में लॉन्च किया गया था? 1993 में, 1997 में, 1992 में, 1988 से 1999 के बीच? The right answer is option B, 1997 में। आप चाहें तो इसके बारे में लिख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। CHO एग्जाम्स के लिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कम्युनिटी सब्जेक्ट से। RCH प्रोग्राम का यदि आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ये RCH प्रोग्राम की फुल फॉर्म ही है। और इस RCH प्रोग्राम को पूरी कंट्री के अंदर 15 अक्टूबर 1997 पर लॉन्च किया गया था। RCH प्रोग्राम की सेकंड फेज कब लॉन्च की गई ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इस प्रोग्राम की सेकंड फेज जो है वो 1 अप्रैल 2005 को लॉन्च की गई थी। यहां से ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय, हर्ट साउंड्स किसके कारण जनरेट होते हैं? ऑप्शन ए, क्लोजर ऑफ हर्ट वॉल्व्स, ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, ऑप्शन डी, ऐसे नोड। The right answer is option A, closure of heart valves. हमारे हार्ट वाल्व्स के क्लोजर के कारण हर्ट साउंड्स जनरेट होते हैं। जैसे आप अपने घर में मौजूद दरवाजे या खिड़कियों को क्लोज करते हैं तो जो साउंड जनरेट होता है, इसी प्रकार से हमारे हार्ट के वाल्व्स जब क्लोज होते हैं तो जो साउंड जनरेट होता है उसे हार्ट साउंड के नाम से जानते हैं। हर्ट साउंड टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप की मदद से सिर्फ S1 और S2 हर्ट साउंड को ही सुन सकते हैं। S1 साउंड को हम लब और S2 साउंड को डब के नाम से जानते हैं। S1 हर्ट साउंड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के क्लोजर से जनरेट होता है, जबकि S2 साउंड सेमिल्यूनार वाल्व के क्लोजर के कारण जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीप्लेटलेट ड्रग। इनमें से कौन सी ड्रग एंटीप्लेटलेट ड्रग के रूप में जानी जाती है? डिगॉक्सिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस, एस्प्रिन, डोब्यूटामाइन। एंटीप्लेटलेट ड्रग, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एस्प्रिन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एंटी प्लेटलेट ड्रग यानी ऐसी कोई मेडिसिन जो कि प्लेटलेट्स के फंक्शन को रोक दे, प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर दे या इनएक्टिवेट कर दे।
जिसके कारण ये ब्लड क्लॉट्स ना फॉर्म कर सके। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, जब कभी भी हमें चोट लगती है तो उस जगह पर ब्लीडिंग होती है और इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट्स वहां पर क्लम्प होकर क्लम्प फॉर्म करती हैं, जिसके कारण क्लॉट बनता है और ब्लीडिंग रुकती है। अगर आप इन प्लेटलेट्स की एक्टिविटी को रोक देंगे तो इससे क्लाइंट में ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। यहाँ पर एंटी प्लेटलेट ड्रग के रूप में एस्प्रिन भी इम्पोर्टेंटली दी जाती है। साथ ही साथ एग्जाम में अक्सर क्लोपिडोग्रिल ड्रग भी पूछी जाती है, इसे भी आप याद रखिएगा। क्लोपिडोग्रिल ये ड्रग भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है, एंटीप्लेटलेट के रूप में मानी जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एंटीप्लेटलेट ड्रग किन पेशेंट्स को दिया जा सकता है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे सभी पेशेंट जिनमें ट्रांसिशन इस्चेमिक अटैक होने का खतरा है, या फिर स्ट्रोक होने का खतरा है, या फिर हार्ट अटैक आने का खतरा है, तो इन सभी पेशेंट्स को हम एंटीप्लेटलेट ड्रग दे सकते हैं, जिससे कि उनमें क्लॉट नहीं बनेगा, ब्लड वेसल्स ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होंगी और पेशेंट ठीक रहेगा। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हमने डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।